Hello students, I am back with the fourth part of this chapter, chapter number 9, the revolt of 1857 century. So we are about to end this chapter. Now some of the topics are remaining. Let me cover this. Why was the revolt a failure? ये revolt हुआ ज़रूर था 1857 revolt, but it was a failure, right? What was the reasons for that failure? One by one. Okay. Now see, the revolutionaries failed to retrieve the power from the British due to their limitations, some of which were क्या क्या वजह थी जिसके वजह से ब्रिटिशर्स ने वापस अपना कंट्रोल हमारे इंडियन स्टेट्स में कर लिया था, या हम बोल सकते हैं हमारे जो लीडर्स थे, या हम जो जो दिल्ली से और अलग अलग जगहों से जो भी राजा खड़े थे वो क्यों हार गए या क्यों पीछे हट गए ब्रिटिशर्स से, किस तरह से। सी फर्स्ट, द रिबल्स लैक्ड कोऑर्डिनेशन। पहला तो ये जो लड़ाई थी उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं था। देयर वाज एन एब्सेंस ऑफ सेंट्रलाइज लीडरशिप। वहाँ पे एक सेंट्रलाइज लीडरशिप नहीं था, मतलब हर एक जो पर्सन था दैट वाज ही और शी वाज स्टैंडिंग फॉर देयर ओन स्टेट। वो सिर्फ अपने टेरिटरी, अपने किंगडम के लिए खड़े थे। मतलब जैसे दिल्ली है तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर, जैसे कानपुर है तो कानपुर से ऐसे एक, मतलब हर एक जगह के जो लीडर खड़े थे वो खाली अपने ही स्टेट को बचाना चाहते थे। सेंट्रलाइज लीडरशिप नहीं थी। देर वॉज नो प्रोविजन ऑफ री इन्फोर्समेंट ऑफ मैन, मनी एंड एम्यूनेशन। इसके अलावा हमारे आर्मी के पास ना ही आदमी थे इतना ज़्यादा, ना ही आर्मी था प्रॉपर, ना ही पैसा था इतना कि लगा सके, और ना ही कोई हथियार थे, गन्स कैनन्स जो कि ब्रिटिशर्स इंग्लैंड और इराक से सब मंगवा रहे थे, वैसा कुछ इंडियंस के पास नहीं था। सेकेंड, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्ट हैपेंड वे बिफोर द प्री प्लान डेट। और दूसरा रीज़न ये था कि जो डेट प्लान किया गया था उससे पहले ही ये रिवॉल्ट हो चुका था, आउटब्रेक हो चुका था, मतलब हो गया था। एज ए रिजल्ट द प्लानिंग वॉज डिस्टर्प्टेड एंड इट अलर्टेड द ब्रिटिश। इसका रिजल्ट ये हुआ, जो प्लान किया गया था 31 मई 1857, जो डेट फिक्स किया गया था रिवॉल्ट का, वो डिस्टर्ब हो गया और ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं अलर्ट हो गए इसके वजह से। द रिवॉल्ट रिमेन्ड कॉन्सेंट्रेटेड लार्जली इन नॉर्थ इंडिया। सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट नॉर्थ इंडिया में देखने को मिल रहा था। नॉर्थ इंडियंस मतलब नॉर्थ इंडिया के जो राजा थे या जो लीडर्स थे वो ज़्यादा खड़े थे, और बाकी सब साइड्स डायरेक्शंस के जो थे वो इतना ज़्यादा एक्टिव प्लेसेस नहीं था। Many social reformers refrained directly or indirectly from joining the revolt. This proves that the intellectual class did not support the revolt. काफ़ी सारे जितने सोशल रिफॉर्मर्स थे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिल्कुल भी योगदान नहीं दे रहे थे रिवोल्ट का, या दे भी रहे थे तो ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल्स, जो कि ये प्रूव करता है कि जो अच्छे इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ पीपल जो थे उन्होंने रिवोल्ट को में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था इंडियंस का। इंडिया इज़ अ कंट्री नोन फॉर इट्स रीजनल डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, फूड हैबिट्स, ड्रेस एक्सेट्रा। ये हम सब जानते हैं कि इंडिया एक बहुत ही रीजनल डाइवर्सिटी कंट्री है, with different language, food habits and dressing sense etc. Before the British rule, the people were ruled by regional dynasties. ब्रिटिश रूल के पहले से ही हमारे कंट्री में अलग अलग जगहों पे अलग अलग राजाओं का या अलग अलग रीजनल डायनेस्टीज़ का रूल चलता हुआ आया था। एज ए रिजल्ट द सेंटिमेंट ऑफ नेशनलिज्म, बिलोंगिंगनेस टू इंडिया एज वन नेशन हैड नॉट डेवलप्ड इधर इन पीपल और इन द लीडर्स। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो देशभक्ति की जो फीलिंग होती है, जो सेंटिमेंट्स होता है कि हाँ ये हमारी कंट्री है, हमको इसके लिए लड़ना चाहिए, जो आज हमारे अंदर है, राइट, ये सारी फीलिंग्स आज हम फील कर सकते हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। ना ही लोगों में था, ना ही उनके लीडर्स में था, क्योंकि सारे के सारे अपने ही रिलीजन को या अपने ही स्टेट को बचाने में लगे हुए थे, वो साथ में खड़े नहीं थे। इंडिया को बचाने के लिए कोई नहीं खड़ा था। कोई मतलब बचा रहे हो तो पूरी इंडिया को बचाओ, कोई एक स्टेट को बचाएंगे तो दोबारा से वो आ ही सकते हैं ना ब्रिटिशर्स। मैनी लीडर्स इधर साइडेड विद द ब्रिटिश और रिमेन पैसिव एट द टाइम ऑफ द रिवॉल्ट। तो काफ़ी सारे ऐसे लीडर्स थे जो या तो ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे या तो फिर किसी का साथ नहीं दे रहे थे, तो ऐसा भी हो रहा था। द सिख एंड द गुरकास फॉट बाय द साइड ऑफ ब्रिटिश विच प्रूव टू बी अ मेजर डिसएडवांटेज फॉर द रिबल्स। जो सिख और गुरकास जो थे सिख लोग, ठीक है, माना जाता है कि वो ब्रिटिशर्स के साइड से लड़ रहे थे, जो कि माना जाता है कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था हमारे लिए, इंडियंस के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ब्रेव होते थे। वी नो दैट राइट, सिख पीपल जो बहुत ही ब्रेव होते हैं। द ब्रिटिश हैड अ सुपीरियर आर्मी, वेपन्स एंड मिलिट्री कमांडर कंपेयर टू द रीबल्स। मतलब यहाँ पे रीबल्स किसको बोला जा रहा है, उन ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो खड़े थे उनके लिए, मतलब इंडियंस। तो उनके कंपैरिजन में ब्रिटिशर्स के पास अच्छा आर्मी भी था, आर्मी भी अच्छा था, वेपन्स भी थे, मिलिट्री भी था, कमांडर्स, एवरीथिंग वाज देयर। ऑल द लीडर्स वेर फाइटिंग टू रीगेनिंग देयर पावर और टेरिटरीज लॉस्ट टू द ब्रिटिश। सारे जितने भी लीडर्स लड़ रहे थे वो अपने टेरिटरी को, ठीक है, जो वो लॉस कर चुके हैं, जो गवा चुके हैं,
उसको वापस लाने के लिए लड़ रहे थे. दे वर नॉट फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर कंट्री. मतलब वो अपने नेशन के लिए, अपने कंट्री के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं थे. यही था सबसे बड़ा मेजर डिसएडवांटेज. ओके, नाउ लेट्स रीड द लास्ट पार्ट. इफेक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज. इसका कुछ अच्छा कॉन्सिक्वेंस भी हुआ था. ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि हम बुरा ही हुआ था सब, कुछ अच्छे भी हुए थे. फॉर एग्जाम्पल सी, द रिवॉल्ट वॉज नॉट सक्सेसफुल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. ऐसा तो नहीं, मतलब वी नो दैट ये जो 1857 रिवॉल्ट हुआ था वो सक्सेसफुल नहीं रहा, ब्रिटिशर्स जीत गए. पर कुछ चीज़ें जो अच्छी हुई थी वो क्या हुई थी? हाउएवर इट स्टिल assured in a new era of change. First, company rule came to an end in India and India came under the rule of crown. तो हमारे कंट्री में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल शुरू हो गया था वो कहीं ना कहीं फिर एंड हो गया, और इंडिया में दोबारा से राजा रानी उनका ही रूल, क्रोन मतलब उनका रूल वापस से शुरू हो गया था, जो प्रथा चलती आ रही थी जिस तरह से. सेकेंड, द इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया वेर स्टॉप्ड. जितने भी वो लोग ब्रिटिशर्स काफ़ी सारे पॉलिसीज से इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करते थे, वो धीरे धीरे बंद हो गया. द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज कंपेल्ड टू चेंज इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया. तो इंडियंस को फिर कहीं ना कहीं इंडियंस ने ये बोला ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि अपने पॉलिसीज़ में चेंजेस लाओ. मतलब जो पॉलिसीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, चाहे वो कोई भी हो, सब्सिडी अलायंस पॉलिसी हो, एनेक्सेशन पॉलिसी हो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब में चेंजेस लाने की ज़रूरत थी. फोर्थ, द सैलरी अलाउंस एंड फैसिलिटीज़ गिवन टू द इंडियन सोल्जर्स और सिपाहीज वेर इंक्रीज. और बोला गया था जो सोल्जर्स को, इंडियन सोल्जर्स को, सिपाहीज को जो सैलरी अलाउंस और फैसिलिटीज़ जो दिया जाता है उसमें इंक्रीमेंट किया जाए, मतलब बढ़ाया जाए. मतलब जो 7 रुपीज़ और 150 का जो गैप है उसको कम किया जाए. दिस रिवॉल्ट हेल्प इन इन्वोकिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द पीपल ऑफ इंडिया. और जब ये रिवॉल्ट अनसक्सेसफुल रहा इंडियंस के लिए, तो कहीं ना कहीं फिर इंडियंस को ये चीज़ पता चला कि हम क्यों अनसक्सेसफुल क्यों हुए, हम क्यों हार गए, क्योंकि हमारे अंदर देशभक्ति की फीलिंग नहीं थी. और उसके बाद से फिर इंडिया में कहीं ना कहीं वो देशभक्ति की फीलिंग लोगों में आई, और लोगों ने समझा कि अगर हम एक साथ खड़े होके नहीं लड़ेंगे इसके खिलाफ, अपने अपने टेरिटरी को, अपने अपने किंगडम को बचाने के लिए अगर सिर्फ लड़ेंगे, तो हम कभी भी जीतने वाले नहीं हैं. तब जाके उनके अंदर भाईचारे की और नेशनलिज्म की फीलिंग आई. सो दिस वाज द चैप्टर, एंड नाउ this is the end of this chapter. I hope you understood part 1, part 2, part 3 and part 4. Students, if you have any doubt, any query in this chapter, you can ask me by writing in the comment section. Okay, so I hope you understood this chapter. Thank you.